गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप को पढ़ रहे थे, भारत की फिजिकल फीचर के बारे में। लेसन का पहला पार्ट हम लोग पूरा कर चुके हैं। दूसरे हिस्से में हम लोग अब पढ़ेंगे भारत के मैदानी भाग को। भारत का मैदानी भाग, उत्तरी मैदानी भाग दो भागों में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। एक है गंगा का मैदानी भाग और दूसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। अब गंगा के मैदानी भाग का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए सिल्ट से हुआ है। गंगा के मैदानी भाग को जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि नदियों के द्वारा लाई गई गाद से ही इसका निर्माण हुआ है। इसी तरह से लोग अब खादर और बांगर मिट्टी के विषय में भी चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। गंगा के मैदानी भाग की जो भी मिट्टी है वह खादर मिट्टी है, इसलिए कि गंगा के द्वारा लाई गई तलछटियों के जमने से बना है। इस मिट्टी को तलछटी मिट्टी भी कहा जाता है, एलुवाइल सॉइल भी लोग कहते हैं। तो इस तरह से गंगा का मैदानी भाग का निर्माण गंगा नदी से लाए गए कचरे से हुआ है। यानी गंगा नदी ने अपने साथ जो भी कचरा लाया वह चट्टानों पर एक परत के रूप में बिछा दिया और इस प्रकार से गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। यह गंगा का मैदानी भाग विस्तृत मैदान है और इसकी भूमि जो है उपजाऊ है। दूसरा भाग है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान भी उसी तरह से निर्मित हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान का भी निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से ही हुआ है। इस प्रकार से भारत का विशालतम मैदानी भाग है। ऐसे गंगा का मैदानी भाग 1400 किलोमीटर लंबा और 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग 600 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 100 किलोमीटर चौड़ा है। इसको रैंप घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग को रैंप घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे कि मैदानी भागों में बहुत सी नदियाँ बहती हैं। मैदानी भागों में बहुत सी नदियाँ बहती हैं, तो अपने बहने के क्रम में नदियाँ बहुत सा निर्माण भी करती हैं। कई प्रकार के झीलों का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का अब झील किसे कहा जाता है? नदियों का वह भाग जो प्रवाह के रूप में न रह करके किसी दूसरे तरीके की तरफ बह करके नदियाँ एक रास्ता बना लेती हैं और बाद में फिर मुख्य धारा की तरफ बहने लगती हैं, तो उस एरिया में जो पानी बना रह जाता है उस एरिया को झील के रूप में जाना जाता है। इसी तरह डेल्टा नदियाँ अधिकतर डेल्टा का निर्माण अपने मुहाने पर करती हैं। नदियों के दो भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। पहला, जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम स्थल कहते हैं। नदी जो रास्ते में चलते रहती है वह मध्य भाग है और नदियाँ जहाँ जाकर मिलती हैं उसे मुहाना कहा जाता है। अक्सर नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा डेल्टा का मैदान जो है सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। नदियाँ अपने मुहाने पर अपने साथ लाई हुई सिल्ट को
जमा करने लगती हैं या वहाँ सिल्ट जमने लगता है और धीरे धीरे एक विस्तृत मैदान का रूप ले लेता है, उसे ही हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। यह सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बना है। अब इसका नाम सुंदरबन डेल्टा इसलिए है कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुंदरी नाम के पेड़ हैं, इसलिए इसे सुंदरबन डेल्टा कहा गया है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर है। अब नदियों का, आप कहीं नदियों को देखे होंगे, नदी पर गए होंगे तो ध्यान दिए होंगे, नदियाँ कहीं कहीं सर्पाकार रूप से सीधे बहते बहते कहीं दूसरे तरफ मुड़ जाती हैं और बाद में फिर सीधे रूप में ही बहने लगती हैं, तो उसी को झील कहते हैं। उसको गोखरू झील के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए जाना जाता है कि यह गाय के खुर के आकार का बना हुआ होता है, इसलिए इसे गोखरू झील कहा जाता है। झील तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं। अधिकतर झीलों का अध्ययन हम समुद्र के तटीय क्षेत्रों की तरफ करेंगे। ये रहा आपके भारत का विशाल मैदानी भाग। अब मैदानी भागों में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यहाँ जीवन ज़्यादा है। यहाँ जीवन जीना सुगम है, यहाँ पर जल की उपलब्धता है, खेतों की उपज अच्छी होती है, निर्माण कार्य आसान है, यातायात आवागमन के साधन आसान हैं, इसलिए अधिकतर नदी के तटीय क्षेत्रों में, मैदानी भागों में लोग निवास करते हैं। यह रहा आपके भारत के भौतिक स्वरूप का दूसरा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे अंग की तरफ। अब दक्षिण का पठारी भाग तीसरे नंबर पर है, दक्षिण का पठारी भाग। तो दक्षिण का जो पठारी भाग है, अब पहले यह जाने पठार क्या है। जब कोई पर्वत श्रृंखला ऊपरी रूप से टूट जाती है, नुकीली न रहती, जिसके शिखर समाप्त हो जाते हैं, ऊपर में चपटा हो जाता है, तो वह क्षेत्र पठार कहलाने लगता है, या वही पहाड़ पठार के रूप में बदल जाता है, यानी पर्वत से पठार बन जाता है। पठार की परिभाषा ही यह होती है कि अनिवन, उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, समतल नहीं होना, ऊपर में चिपटा होना, ये पठार की निशानी है। तो दक्षिण में हमारे देश में पठारी भाग हैं जो अनिवन है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची हैं, यानी पर्वतों की पुरानी श्रृंखला जो पठार के रूप में आज है। वहाँ बहुत जगह मिट्टी का निर्माण हो गया है, चट्टानें विघटित होकर के मिट्टी का रूप धारण कर लिए हैं और वहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे, वनस्पति और कृषि कार्य हो रहे हैं। यह आपके दक्षिण का पठारी भाग है। दक्षिण की पठारी भाग का क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट। अब इसमें मुख्य रूप से कभी कभी क्वेश्चनों में पूछ देता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है? इस चीज़ को प्रश्नों के रूप में पूछता है। इसे आप लोग बुक से पूर्ण रूप में अध्ययन कर लेंगे ताकि कोई समस्या नहीं रहे। अधिकतर इन पठारी भागों में खनिज संपदा पाई जाती है। लोहा, कोयला, मैग्नीज, अभ्रक, बैक्साइट, सोना अधिकतर पठारी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। ये पठारी भूमि खनिज संपदा से भरी होती है। अब चौथे जगह हम लोग पढ़ेंगे, या ऐसे पठारों के रूप में मुख्य रूप से अपने यहाँ प्रसिद्ध पठार है दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, धौलागिरी का पठार, मालवा का पठार। ये पठारों के रूप में भी हम लोग अलग अलग नामों से पढ़ते लिखते हैं।
जिसे बुक का गहन अध्ययन करने से आपको अनुभव हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि पश्चिम के तटीय मैदानी भाग, चौथे पॉइंट हमारा विश्लेषण का है तटीय मैदानी भाग, यानी समुद्र तट के किनारे वाले वे भाग जो मैदानों के रूप में यानी कृषि योग्य हैं, भूमि के रूप में विकसित हैं, उनको हम लोग तटीय मैदानी भाग के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण में पूर्व से पश्चिम दक्षिण मैदान है या कन्याकुमारी का अंतरिम छोर, भारत का तटवर्ती मैदान समुद्री क्रियाओं के चलता नदियों के विक्षेप से हुआ, यानी तटीय मैदानी भागों का निर्माण समुद्र के विक्षोभ से, नदियों के विक्षेप से हुआ। यानी ये नदियाँ यहाँ जो अपने साथ सिल्ट लाई, तटीय क्षेत्रों पर जो छोड़ दी, उससे कुछ निर्माण हुआ है। समुद्र के बार बार लहरों, ज्वार भाटाओं, तरंगों के कारण जो विघटन पठारों का, चट्टानों का हुआ है, उससे जो मिट्टी का निर्माण हुआ वह मैदानी भाग है। यह आपका तटीय मैदानी भाग है। अब इसमें रन और कक्ष के रूप में हम लोग मैदानी भाग को पढ़ते हैं। रन और कक्ष करीब करीब ये 64,282 वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र है। इस तरह से इसे हम लोग पढ़ते हैं। आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे पास 5वां भाग थार मरुस्थल। मरुस्थल का भाग है जो हमारे देश में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इत्यादि के कुछ क्षेत्र हैं जो मरुस्थल के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पानी का अभाव होता है, वर्षा ऋतु में भी यहाँ बारिश नहीं होती है, यहाँ का जीवन बड़ा दुर्भर होता है। इसका निर्माण भी चट्टानों के विघटन से हुआ है। ये निर्माण नदियों के निक्षेपण से नहीं, समुद्र के विक्षोभ से नहीं, बल्कि चट्टानों के विघटन से हुआ है। चट्टानें स्व-विघटित हुई हैं जो सूरज की गर्मी, आकाशीय वर्षा, पृथ्वी की हरकत, अंदरूनी चंचलता के चलते हुआ। इस क्षेत्र में अधिकतर गर्मी पड़ती है, रातें ठंडी होती हैं, दिन गर्म होता है और यहाँ जल का बिल्कुल ही अभाव पाया जाता है। कृषि कार्य न के बराबर होते हैं। मुख्य रूप से आज के समय में वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहरों को पहुँचा दिया गया है, जिससे कृषि कार्य हो रहा है। अन्यथा ये सभी क्षेत्र ऐसे नहीं थे जहाँ कृषि कार्य हो सके। इसमें अधिकतर कई जगह बालू के छत्रक पाए जाते हैं, यानी बालू के पहाड़, बालू के टीले जो एक जगह से दूसरे जगह चलते फिरते भी रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में किसी बालू के पहाड़ को देखकर कोई निशान लगा ले और तीसरे, चौथे, 5वें दिन उस पहाड़ को खोजने लगे तो मिलना संभव नहीं, क्योंकि प्रत्येक 2-4-10 दिनों में ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये बालू के छत्रक, बालू के टीले अपने स्थान को बदल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ हमेशा तेज़ गति से हवाएं चलती हैं। ये हवाएं बालू के इन कणों को एक जगह से उड़ाकर दूसरे जगह ले जाकर पुनः एकत्रित कर देती हैं। हमेशा तूफानी हवाएं यहाँ गर्मी के दिनों में चलती हैं, जिससे यहाँ का जीवन लोगों का अस्त व्यस्त रहता है। दैट्स ओके।